वेद माता गायत्री, मंचासीन, हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय पंडित जी, मंचासीन अतिथिगण, यहाँ पर भारत का सुंदर भविष्य, बच्चे और इस भारत माता को परम विभव पर ले जाने के लिए इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण में अपने शरीर रूपी साधन को साधने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी साधक, आज इस कार्यक्रम में बोलने के लिए तो मेरे पास शायद कुछ शब्द बचे नहीं है, क्योंकि हम सब ने देखा है। मेरे लिए अलग से कुछ बताना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने देखा है इतनी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियाँ। इस भारत के कोने कोने में ऐसे गुरुकुल चला करते थे। इसको आज इस गुरुकुल को, गायत्री धाम के इस विद्यालय को और इस कार्यक्रम को देखकर निश्चित ही मन में एक बहुत बड़ा हर्ष उत्पन्न होता है कि वास्तव में अगर ऐसे ही गुरुकुल अगर भारत के कोने कोने में चलते रहे तो ये भारत निश्चित ही फिर से परम वैभव पर पहुंचेगा। भारत माता पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी, विश्व गुरु के सिंहासन पर फिर से आरूढ़ होगी। हम सब आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को हम मनाने के लिए कोई आसानी से हमें मिला नहीं है। प्रस्तुतियों के माध्यम से तो हमने देखा ही है। हम सब आजकल सोशल मीडिया और अनेक इतिहास किताबें सबके माध्यम से जानते ही है कि ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली है। इसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान हुआ है। लाखों माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, लाखों पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, लाखों बच्चों ने अपने पिता खोए हैं, तब जाकर के हम आज खुशियाँ मना रहे हैं इस आज़ादी पर्व की। इस आज़ादी पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमको केवल खुशियाँ मनाने से ही काम नहीं चलेगा। हम केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भारत माता की जय के नारे बोल देंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। ये स्वतंत्रता जो मिली है, ये स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए हम सबको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, और 2 दिन देशभक्ति दिखाने से भी काम नहीं चलने वाला है। हमको हमारे जीवन के प्रतिदिन जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस भारत माता को स्वस्थ और संगठित रखने के लिए, परम विभव पर पहुंचाने के लिए हमको प्रतिदिन इस देश के लिए देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। कुछ समय अपने जीवन का 1 घंटा, आधा घंटा प्रतिदिन अपनी देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, और प्रत्येक क्रियाकलापों में हमको देशभक्ति का परिचय देना पड़ेगा। हम आज़ाद तो हो गए हैं, विदेशी ताकतों से आज़ाद हो गए हैं। क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने, बलिदानियों ने हमको आज़ाद तो करा दिया है, लेकिन क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं क्या? हम उस समय जो प्रत्यक्ष रूप से गुलाम थे, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर हमारे विदेशी लोग थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, माँ बहनों का सील भंग करते थे, हमारे लोगों को बेल की जगह पर जोत के नील की खेती तक कराते थे। ऐसे असहनीय अत्याचार हमने सहन किए हैं। उस समय प्रत्यक्ष हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, उनको हमने मार के भगाया। परंतु क्या आज भी हम अप्रत्यक्ष रूप से उस गुलामी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं क्या? थोड़ा सा ध्यान तो हमको करना पड़ेगा। सच थोड़ा सा कड़वा होता है, परंतु क्या हम आज भी ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उस समय आई थी, व्यापार के माध्यम से हमारे भारत में उससे कब्जा किया, क्या आज हम ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से गुलामी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं क्या? आज हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, खाने की चीज़ें करते हैं, पहनने की चीज़ें करते हैं, बनाने वाले हमारे भारत के किसी हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति रहता है, लाकर देने वाला भी कोई हमारा ही व्यक्ति रहता है, उपयोग करने वाला भी हम ही रहते हैं, लेकिन उसका पैसा कहाँ जाता है? एक अमेजन नाम की कंपनी अमेरिका से बैठे बैठे व्यापार चला रही है, लाखों लोग आज उसकी चंगुल में हैं, और करोड़ों उसको प्रबल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या हम लोकल फॉर वोकल, क्या हमारे क्षेत्र में बनी हुई चीज़ें उनका उपयोग नहीं कर सकते क्या? हमारे जब गणेश जी अभी आने वाले हैं, नवदुर्गा आने वाली है, अनेक त्यौहार आते हैं, चंदा लेने हम हमारे पड़ोस की दुकान पर जाते हैं, एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।
जब कोई गांव में भूखा रहेगा तो भोजन कौन कराएगा, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। क्या अमेजन से कोई चंदा मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता। तो हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हम स्वतंत्रता मिल तो गई है, लेकिन उसको टिकाना भी पड़ेगा और उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ेगी। कष्ट होता है, शरीर को साधने में, साधना करने में भी कष्ट होता है। बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी, अच्छी लगी, सुंदर लगती है, परिणाम जो आता है वो मनमोहक रहता है, मन को हर्ष देता है, परंतु उसके पीछे का जो कष्ट है, जो मेहनत है, उसके बिना वो सुंदर नहीं हो सकती। इसलिए ये स्वतंत्रता अच्छी लगती है, हमको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, पर उसको बनाए रखने में, उसको अच्छा स्वस्थ रखने में हमको जो कष्ट झेलना चाहिए, जो कष्ट उठाना पड़ता है, वो उठाना ही पड़ता है। बिना कष्ट उठाए, बिना किसी परिश्रम के कोई चीज़ लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आज हम सिंगल यूज प्लास्टिक के गुलाम हो रहे हैं, मोबाइल के गुलाम हो रहे हैं हम। आने वाली पीढ़ियाँ हमारी किस दिशा में जा रही है? माता बहनें भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमको मोबाइल चलाना, आनंद आता है, परंतु धीरे 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 उसके हम गुलाम होते जा रहे हैं। हमको उस समय अंग्रेजों को यहाँ हमको गुलाम बनाने आना पड़ा था। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वो अमेरिका से, विदेशों से बैठे बैठे भी हमको यहाँ गुलाम करके चला सकते हैं, आपस में लड़ा सकते हैं, फूट डाल सकते हैं, और वो वहाँ से बैठे बैठे भी राज चला सकते हैं। इसलिए हमको भी उन सब चीज़ों का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना चाहिए। हम भारत माता को परम पर ले जाना है, तो हमको सबको सतर्क और बिल्कुल सतर्क रहते हुए हमारे इस भारत को देखना है। हमको छोटी छोटी चीज़ें, हमारे दैनिक देशभक्ति की चीज़ें कौन सी हो सकती है? क्या हम आज हमारे भारत का संविधान बना, उसके जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उसका एक संविधान बनता है, किसी को चलाने के लिए सबको समान अधिकार मिलते हैं, जिसके माध्यम से एक दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा होती है और हम आगे बढ़ते हैं। उसके कुछ नागरिक अनुशासन है, कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्या पशुओं को हम डंडा लेकर चलाते हैं, वैसे नागरिकों को भी डंडा लेकर चलाने की आवश्यकता होना चाहिए क्या? नागरिक अनुशासन जब हमारे संविधान में हमारे लिए भी बने हैं, नागरिक कर्तव्य, क्या उनका पालन हम करते हैं क्या? सीट बेल्ट लगाने से लेकर, समय पर टैक्स भरने से लेकर के, कचरा बाहर नहीं फेंकने से लेकर के, अगर बंद हमको नल चालू दिख जाता है तो उसको बंद करते हैं क्या? ऐसी छोटी छोटी बातें दैनिक देशभक्ति हम करेंगे तो ही हमारी भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगी और लंबे समय टिक पाएगी। और साथ ही आज के दिन एक चीज़ और हमको नहीं भूलना चाहिए, आज़ादी जरूर मिली है, स्वतंत्रता जरूर मिली है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है। और अटल बिहारी जी ने भी कहा है, और हमको ये ध्यान भी रखना चाहिए, हमारे भारत के जो स्वतंत्रता वीर थे उन लोगों ने भी संकल्प लिया था। आज हमारी भारत माता, हम इसकी जय बोलते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर, खूब जोर जोर से बोलते हैं। एक तरफ हम भारत माता की जय के नारे लगाते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत माता का पैर कट गया, हाथ कट गया, मस्तक कट गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? कल ही हमने एक अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया। हमारे भारत के लगभग 150-200 साल के अंदर अंदर 11 टुकड़े हो गए, उनको भी हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारा भारत आज़ाद जरूर हुआ है, लेकिन खंडित हुआ है, एक टुकड़ा हमको मिला है। नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीओके, पीओके, श्रीलंका, ऐसे लगभग 150-200 साल के अंदर अंदर हमारे 11 टुकड़े हो गए हैं, उनको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। क्यों हुए हैं? और 150-200 साल में इसलिए बोल रहा हूँ सरल, कि किसी व्यक्ति के लिए 100 साल बहुत बड़ी बात होती है, पूरा जीवन होता है, लेकिन देश जब रहते हैं, कोई राष्ट्र रहता है, उसको बनने और बिगड़ने में हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। ये 150-200 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस छोटे से अंतराल में हमारी भारत माता के 11 टुकड़े हो गए हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए और उन्हें पुनः प्राप्त करना है, यह भी हमको मन में संकल्प रखना चाहिए। एक समय था 83 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत था, और आज हम केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर बचे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? उसकी जड़ें क्यों हमारा भारत कटा, और आगे इसके टुकड़े नहीं होंगे क्या? जिस आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर भारत को टुकड़े किए गए, जाति के आधार पर बांटकर टुकड़े किए गए, आज भी वही षड्यंत्र चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। आज आप लोग सब सोशल मीडिया, मोबाइल चलाते हैं,
कई कई जगह पर मिल भी जाएगा। कई मुगलिस्तान, द्रविडिस्तान, भीलिस्तान, खालिस्तान, ऐसे अनेक देशों की कल्पनाएं विदेशी ताकतों के मन में चल रही है और उसको धरातल पर उतारने के लिए वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते भी हैं। और हम लोग जाने अनजाने में उनके बातों में, उनके षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाते हैं। हम धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे बढ़ जाते हैं और ये टुकड़े हुए तो उसी आधार पे हुए। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई खोए धरती छूटी मिठे धर्म संस्थान। बंटवारे के समय का दर्द हम सबको, अभी एक मूवी भी लगी है और हमको अध्ययन भी करना चाहिए। बंटवारे के समय हमारे भाइयों बहनों ने क्या क्या सहन किया है, क्या क्या झेला है। इस स्वतंत्रता की खुशियों में उन परिवारों का गम भी हमको भूलना नहीं चाहिए, हमको याद रखना है। और इस भारत के संविधान को, इसके नागरिक कर्तव्यों का पालन हमको सबसे पहले करना है। वैसे ही हमारे सृष्टि के संचालन के लिए एक संविधान है जिसको हम वेद कहते हैं, जिसको पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। वो बिना दंड के जो भाव जागरण करके सबको नागरिक कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं, वो हमारे वेद है, वो हमारे शास्त्र है, पुराण है, जिसको सहज स्वाभाविक रूप से लोग स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये प्रकृति है, इसकी रक्षा करना है, सृष्टि है, तो जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना लेना, यही प्रकृति है। और आवश्यकता से अधिक लेना, दूसरों का छीन कर लेना, यह विकृति है। और हमारे खुद को सहन कष्ट करके औरों को पहले मिले और हमको बाद में हम लेंगे, ये संस्कृति है। और ये हमारे शास्त्र, वेद, पुराण सभी हमारी संस्कृति सिखाते हैं। इस संस्कृति को भी हमको बचा के रखना है। और इस हमको जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम वास्तव में एक गुलाम बनाने के लिए हमारे को दूसरे लोग तो है ही, लेकिन हम खुद को भी गुलाम बनाते हैं कभी कभी। हमारे जो वेदों के माध्यम से जो हम जानते हैं, हमारी इंद्रियों के गुलाम हम हो जाते हैं और उसके ओर हम पतन की ओर चले जाते हैं। हम जीवन के, आँखों के, कानों के, स्पर्श के, इसके हम रस गंध के जो हम हो जाते हैं गुलाम, हम इससे भी लड़ना पड़ेगा, इससे भी हमको दो दो हाथ करने पड़ेंगे, संघर्ष करके हमको आज़ाद होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अपने देश को भी स्वतंत्र बनाए रखना है, स्वयं को भी स्वतंत्र बनाए रखना है। और अंत में अटल बिहारी जी की कविता सुनाकर मैं अपने 4 शब्द समाप्त करूंगा कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। रावी नदी जो आज पाकिस्तान में है, उसके किनारे पर उस समय के तत्कालीन कांग्रेस जो दल था भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसका अधिवेशन हुआ और उस समय के सभी लोगों ने, देश के नेतृत्व ने रावी नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प किया था, हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे। इसलिए 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, अब तक है वे खाना बदोश गम की खाली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। कलकत्ते के फुटपाथों पर आज भी कई लोग जो बंटवारे के समय आए तो अपने घर परिवार, जमीन जायदाद, बंधुओं को छोड़कर वो फुटपाथों पर रह रहे हैं। 15 अगस्त के बारे में उनसे पूछना चाहिए। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। और हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। डॉलर के दम पे अमेरिका पाकिस्तान को भी नचाता है। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं और सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गौरव पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस अमर दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे।